शार्क टैंक वाले एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं। शुरू में तो हमें ये लगा कि nobody was interested and when we spoke about our numbers we got standing ovation। जो लोगों को फंडिंग अनाउंस होती है वो पूरी फंडिंग नहीं भी मिलती है। ऐसा होता है तो उसका एक ही रीजन होता है, शार्क टैंक इज द बिगेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ D2C ब्रांड। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो शार्क टैंक के बाद बर्बाद भी हुए हैं। आप बताओ कि कितनी बुकिंग्स आई होंगी हमारे पास? मेरे ख्याल से आई होंगी 40-50। जीरो बुकिंग। Welcome to the show, Mayank, and congratulations on your funding at Shark Tank. थैंक यू मुकुल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो यार अपने ना थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ। 2016 में फिर यस मैडम की स्टार्टिंग करी। अच्छा, नहीं लेकिन पर ये आइडिया कैसे आया? एक दिन घर पे बैठे हुए थे एंड गरिमा एंड युक्ति दे कॉल्ड अ सर्विस प्रोफेशनल एट होम। जब वो प्रोफेशनल कर रही थी तो गरिमा एंड उनकी स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस हो गए। हम लोग काफ़ी डर गए कि क्या हुआ अचानक से। हम लोगों ने उन्हें ट्रीटमेंट तो दे दिया एंड फिर हम लोगों ने जब थोड़ा डीप डाइव किया तो हमें पता चला कि जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे थे वो डुप्लीकेट थे। अच्छा। एंड दैट्स वेयर वी गॉट आवर आइडिया कि व्हाई कांट वी रिप्लेस ये जो बड़े बड़े डब्बे में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसे वन टाइम पैकेजिंग में क्यों ना लेके आया जाए मोनोडोजेस में। मोनोडोजेस मींस कि वो एक ही बार यूज होते हैं। पैकेज में जितना भी आपका मटेरियल आता है वो एक बार यूज होता है। हाँ, वो एक ही बार यूज है और व्हाटएवर फेशियल किट वो एक ही बार यूज होगा सो दैट उसको रिफिलिंग ना हो पाए। करेक्ट। तो हम लोगों ने वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाइप किया, O3+, VLCC, रागा, और हम लोग ने मोनोडोजेस के साथ अपनी सर्विसेज। तो उन लोगों की खुद की मोनोडोज वाली पैकेजिंग आती थी? आती नहीं थी। तुमने बनवाई? हमने बोला। ओके। उनका MOQ बहुत ज्यादा था बट देन वी कन्विंस देम। MOQ इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। सो उनको MOQ दिया कैसे तुमने? हमने नहीं दिया, उन्होंने हमें दिया। एज इन उन्होंने हमें बोला कि इतनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी। आपने खरीद ली वो? हाँ, MOQ खरीद लिया। प्रॉब्लम MOQ की थी, उन्हें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। तो इस MOQ में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया स्टार्टिंग में? हमारा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का। ओके। 4 लाख में कितने किट्स मिल गए? 4,000 किट्स आ गए। 4,000 किट्स आ गए। So this was your overall investment initially? 15 लाख के अलावा हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो एक हमने ऑफिस लिया था किराए पर, उसे थोड़ा सजाया था। एक स्कूटी ली थी। अच्छा। पहले हमारे ब्यूटिशियंस जो है वो एक स्कूटी बॉय छोड़ने जाता था उन्हें घर पर फॉर सेफ्टी रीजंस। अच्छा। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या आ रहा था इनिशियल डेज में? पहला जो स्ट्रगल आया हमारे साथ वो आया प्रोफेशनल। जो पहली प्रोफेशनल हमारे साथ ऑनबोर्ड हुई, क्योंकि होम सर्विस के लिए एक हेजिटेशन था मन में, तो 15 बार हम उनके घर गए कि आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ हैं। तब वो जाके हमारे साथ ज्वाइन किए। अच्छा, तो सप्लाई साइड में ही मेन इशू आ रहा था? मेजर इशू था। तो हम लोगों ने इसलिए पहले इनिशियल 6 मंथ्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हम कमीशंस नहीं लेते थे। अच्छा। फिर जब हमने थोड़ी अपनी सप्लाई बिल्ड करी तो कस्टमर साइड से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि हमारे पास इतना ट्रैफिक ही नहीं था। राइट। तो कस्टमर एक्विजिशन कैसे शुरू किया? मैंने और आदित्य ने एक दिन बैठे हुए थे, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक अखबार में पूरा फुल पेज ऐड देते हैं, और वो फुल पेज वुड लिख लाइक कि एक अखबार का ही पेपर है, एक पैम्फलेट डालते हैं बट एक अखबार की शेप में ही बड़ा सा, सो दैट ये लगे कि अखबार का ही पार्ट है, न्यूज़पेपर का पार्ट है। अच्छा, लोग मिस ना करें जिससे। हाँ। तो वो हमने बड़ा सा दिया एंड उसमें हमने ये लिखा कि पहले 100 कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज। तो आदित्य वो सिटिंग विद मी एंड ही सेड कि यार भैया आप क्या करना चाह रहे हो, आज इतनी कॉल्स आएंगी, इतनी बुकिंग्स आएंगी कि हम दे ही नहीं पाएंगे, एंड आप ऐसा कर दोगे तो फिर फायदा क्या है, हम बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं, ना तो हम कमीशन ले रहे और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मैंने देखते तो आप बताओ कि कितनी बुकिंग्स आई होंगी हमारे पास और कितने सर्कुलेशन में ये गया था? द एंटायर क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया विच वाज लाइक 30,000 पीपल। मेरे ख्याल से आई होंगी 40-50। जीरो बुकिंग। तो आदित्य का सी टाइम खत्म होने वाला, थोड़ा टाइम रह गया था, तो वो उस टाइम पे शिप पे चला गया। और तो गरिमा जो उसकी वाइफ थी, शी वाज प्रेग्नेंट आल्सो। आई रिमेम्बर दोज डेज। वर्कफोर्स कोई नहीं थी, ब्यूटिशियन को मैनेज करने वाला कोई नहीं था, तो शी यूज्ड टू हैंडल रन दैट शो बिहाइंड अस। फिर युक्ति, शी यूज्ड टू गो इन द सोसाइटीज विद कैनोपीज। वो एजुकेट करते थे कस्टमर्स को कि हम क्या डिफरेंट सेल कर रहे हैं। कैसे आना शुरू हुए? हम लोगों ने एक कैनोपी रखी, वहाँ पे हमने फ्री नेल पेंट की एक सर्विस रखी और कस्टमर्स को बुलाया और बोला कि आप आओ और फ्री नेल पेंट लो, और वहाँ हमने उन्हें एजुकेट किया कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। मोनोडोजेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग।
जो nobody was solving back then, अभी भी कोई नहीं कर रहा ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, क्योंकि आप कहीं भी किसी सैलून में जाओ तो किसी सर्विस के चार्ज 2000 है, किसी के 4000 है, लॉट ऑफ एम्बिग्विटी इन प्राइसिंग, और अलग अलग कस्टमर से अलग भी चार्ज कर लेते हैं, तो हम तो बहुत यूनिफॉर्म एक प्राइसिंग मॉडल लेके आए, पे पर मिनट। तो लेट्स से आप एक फेशियल कराना चाहते हो जो 60 मिनट लेता है, तो 6 रुपीज इंटू 60 इज 360, प्लस लेट्स से 100 रुपीज फेशियल कॉस्ट है, तो 460 में आप एक फेशियल घर पे अवेल कर सकते हैं, जो शायद सैलून में 2000 का मिलता है। ओके, तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ यस मैडम। हमें पता था कि जो लेडीज हैं वो सबसे ज्यादा बच्चों को लेने आती हैं जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो हमने क्या करा, 2 बजे हम यस मैडम के बलून लेके बस स्टॉप पे चले जाते थे, उनके बच्चों को बलून देते थे, ओके, फिर बच्चे बलून में खेलते थे और हम उन्हें लेडीज को एजुकेट करते थे। ठीक है, सो अभी जैसे आपने एजुकेट कर दिया, तो अब कस्टमर आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? देन वी हैव दैट वेबसाइट। ओके, सो यू हैड मेड द वेबसाइट। वेबसाइट शुरू से थी, ओके, और 2017 मार्च में हमने ऐप भी लॉन्च कर दी थी। अच्छा, सो 2016 में वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट में करीब कितना खर्चा आया? 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए आउटसोर्स करा था? आउटसोर्स करा था। ओके, फाइन। फिर ऐप इन हाउस बनाई या ये भी आउटसोर्स करके बनवाई? ऐप इन हाउस। अच्छा, मतलब वी हायर्ड द टेक टीम, ओके, फिर उन्होंने उस पे ऐप पे काम करना शुरू किया, ओके, और ऐप हमारी मार्च और अप्रैल 2017 में लॉन्च हुई। तो बेस्ट पार्ट विद अस वाज कि उस टाइम पे हाउस जॉय जो एक कंपनी थी जो अमेजॉन फंडेड थी, वो बंद हो रही थी। ओके, तो हम लोगों को उसका बहुत सारा टैलेंट मिल गया। अच्छा, सो इस टाइम पे बर्न रेट कितना चल रहा था अप्रोक्सीमेटली? हमारा जो मेजर जा रहा था, बिकॉज हम लोग कमीशन नहीं ले रहे थे इनिशियल 6 महीने, तो हमारा 2 लाख रुपए महीना सैलरीज में जा रहा था। ओके, दैट्स इट। ओके, सो बेसिकली चारों लोग, दोनों भाई और दोनों वाइफ्स लगे हुए हैं पूरे बिजनेस में इस टाइम और तक। मैं ये मानता हूँ कि हमारी वाइफ का, दोनों का, गरिमा और युक्ति का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो हमें पुश नहीं करती उस टाइम पे, वो हमें सपोर्ट सिस्टम नहीं बनती, तो शायद हम भी लेट बैक हो जाते कि नहीं यार, कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे हैं। चलो अब इसमें थोड़ा फाइनेंशियल्स की भी बात करते हैं कि इस टाइम तक फिर रेवेन्यू कितना कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली? इनिशियल 1 साल में कितना किया होगा अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट ईयर? हम लोग क्लोज टू लाइक 50 बुकिंग्स अ डे करते थे। ओके, तो 50 बुकिंग्स अ डे would translate to 50,000 rupees ओके, a day। 50,000 अ डे? 50,000 अच्छा, a day, ओके, और 50,000 का मतलब हो गया 15 लाख रुपए। ग्रोथ मतलब पहले साल में ही अच्छी खासी आ गई? वर्ड ऑफ माउथ बहुत बढ़िया था हमारा। तो फर्स्ट ईयर तो हमारी यही जर्नी थी, फिर थोड़ा हमने डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना शुरू किया। 2018 में हम लोगों ने, आई थिंक वी वर डबलिंग आवर ग्रोथ। फिर कोई ऐसे और मल्टीपल ईयर्स थे जिसमें डबल हुआ? हर साल ही डबल कर रहे हैं। ओके, सो तुम्हारी जो रेवेन्यू जर्नी रही वो 15 लाख रुपए महीने से लेके अभी तुम कितना करते हो अप्रोक्सीमेटली करंट? आज हम जीएमवी की बात करें तो हमारा महीने का 10 करोड़ रुपए का जीएमवी है। जीएमवी होता है, और रेवेन्यू कितना आ जाता है? रेवेन्यू इसमें से हमारा 4.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ। इस साल हम क्लोज करेंगे अपनी बुक्स बिटवीन 45 से 50 करोड़ रुपए पे। ओके, शार्क टैंक की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कैसे सोचा कि शार्क टैंक पे जाना चाहिए? शार्क टैंक सीजन 2 में ऐप आई थी ब्रूमीज। जब उनका टेलीकास्ट हुआ तो नेक्स्ट डे मैं उनकी ऐप पे गया और मैंने वहां से एक नैनी बुक करने की कोशिश करी थी। एंड आप सरप्राइज करोगे कि मेरे पास उनका रिप्लाई 4 महीने बाद आया। अच्छा, मुझे पता था कि वो इतने ओवरबुक्ड हो चुके थे, तो मैंने कहा लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ शार्क टैंक। नहीं, बट एक बात मेरे को एक्चुअली फ्रैंकली बताओ कि शार्क टैंक में जब जाने का मेन मोटिव होता है वो खाली ये होता है कि लोगों की एक्सपर्टीज चाहिए उन लोगों की, या फिर मार्केटिंग ज्यादा बड़ा मोटिव होता है? दोनों। इट डिपेंड्स। मेरा जो बिजनेस जिस स्टेज पे था, मुझे वहां फंडिंग की इतनी जरूरत नहीं थी, मुझे एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, एंड मुझे तो यकीन भी नहीं था कि रितेश विल जॉइन अस। वो एंड मोमेंट पे उन्होंने बोला कि नहीं मैं भी आ रहा हूँ, तो वी वर लाइक इम्प्रेस्ड कि यार, हाँ, क्योंकि वो अर्बन कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड थे। सो एक बार शार्क टैंक का थोड़ा सा शॉर्ट में पूरी जर्नी समझाओ। शार्क टैंक की जर्नी बहुत ही लंबी है और बहुत ही टीडियस है। तो इनिशियल क्या हुआ, इन लोगों ने हमसे पहले अपनी पिच मंगवाई। शार्क टैंक की बेस्ट पार्ट क्या है, द एस स्टेज फॉर नॉट शार्क टैंक, उसका मतलब है सस्पेंस। अच्छा, ओके, एवरीथिंग दे विल कीप यू इन सस्पेंस। अब फॉर्म भरने के बाद सस्पेंस क्रिएट हुआ कि वो आपको कॉल करेंगे फॉर एनीथिंग और नॉट। उनका मेल आया
आप अपनी वीडियोस बना के भेजो कि आप कैसे कैसे कंपनी में करते हो। देन वी शॉट दोज वीडियोस। कितने वीडियोस, कितने बड़े वीडियोस? 2 मिनट के, 3 मिनट के। ओके, मल्टीपल वीडियोस की कंपनी को दिखाओ आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। Okay. उसके बाद उनके ऑडिशंस होते हैं। लकीली हमारा नाम आया, तो व्हेन वी वेंट फॉर ऑडिशन, आई थिंक दिल्ली में हुआ था, तो वहां जब हम ऑडिशन पे गए थे तो एक 9 साल का बच्चा भी था मेरे साथ। अच्छा। हाँ, वहां हमारी पिच हुई, फिर अगेन सस्पेंस। टीआरपी कितनी स्ट्रांग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो क्या कुछ बिजनेसेस ऐसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं क्या जो खाली टीआरपी के लिए करते हैं? आई थिंक कुछ लास्ट सीजन में गए थे जिनमें नाभि वो घुमा रहे थे, राइट? तो वो आई गेस वो खाली टीआरपी थी। हाँ। तो इवेंचुअली हमारे पास मेल आया इन अक्टूबर कि आपको 5 दिन के, मतलब वो पूछते हैं कि आप किस टाइम के स्लॉट पे खाली हो। हम लोगों ने बोला कि हम नवंबर के इस टाइम स्लॉट पे खाली हैं। ओके। उन्होंने बोला ठीक है, आप 5 दिन के लिए बॉम्बे आ जाना। वहाँ दे गिव अस होटल एवरीथिंग। 5 दिनों के लिए पूरा होटल हमारे साथ था। द टीम वाज वेरी हार्ड वर्किंग। फिर वो लोग हमें स्टूडियो में लेके गए थे फिल्म सिटी में। वहाँ पर हमें तैयार किया गया था फॉर द एग्जाम। जो शुरू की 3 मिनट की जो पिच होती है ना, हाँ, वो बेसिकली हम लोग शेयर करते हैं। ओके। वो उसमें चेंजेस बताते हैं कि नहीं आप ऐसा करो, अपनी एडवाइस देते हैं। उसके बाद के जो अगर 1.5 घंटे का एपिसोड है तो 1 घंटा 27 मिनट इज ऑल नॉन स्क्रिप्टेड। यू कैन ओनली गो एंड ड्रिंक वाटर पीछे, दैट्स इट। तो कैसा लगा कि रिलेटिवली जो बाकी पिचेस देखी हैं पहले, तो तुम्हारे साथ जो क्वेश्चंस हुए वो रिलेटिवली इजी लगा हैंडल करना, या हमारे साथ ग्रिलिंग महसूस हुई प्रॉपर? नहीं, हमारे साथ शुरू में तो हमें ये लगा कि नोबडी वाज इंटरेस्टेड, क्योंकि उन्हें वो बिजनेस मॉडल इतना लुक्रेटिव नहीं लग रहा था। एंड व्हेन वी स्पोक अबाउट आवर नंबर्स एंड व्हेन वी सेड कि हम लोगों ने ये बिजनेस प्रॉफिटेबली ग्रो किया है, किसी कहीं से फंडिंग नहीं ली है, वी गॉट स्टैंडिंग ओवेशन। अच्छा, तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है अप्रोक्सीमेटली? रफली जीपी जो अगर हम बात करते हैं दैट इज क्लोज टू 28%। 28% अब एवरेज निकल के आ रहा है। एवरेज निकल के। दैट मींस कि प्रोडक्ट्स में और भी ज्यादा हाई है। प्रोडक्ट्स में और भी ज्यादा है। कितना है अप्रोक्सीमेटली? प्रोडक्ट्स में हमारा जो मार्जिन रहता है वो 35 to 40% रहता है। ओके। सो इसमें एक बार थोड़ा सा स्प्लिट भी बताओ कि जब जो जीएमवी आता है उसमें ब्यूटिशियन को कितना जाता है? टोटल टिकट साइज की बात करें 1300 रुपए की, तो उसमें से जो ब्यूटिशियन लेके जाती है वो लेके जाती है 606 रुपए एवरेज। ओके। एवरेज जो उसके पास जाता है, विच इज समवेयर अराउंड 56%। ओके। 44% इज अवर नेट रेवेन्यू। अच्छा। 44% हमारा नेट रेवेन्यू आता है। नेट रेवेन्यू के बाद हमारा जो ग्रॉस मार्जिन आता है वो आता है 28%। उसमें कॉग्स आ जाती है जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। हमारा CM1 इज 23% एंड CM2 इज 18%। ओके। सो फाइनल EBITDA परसेंटेज कितना बैठता है? 10% हमारा EBITDA आता है। सो अब शार्क टैंक के थोड़ा बाद का एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगा मैं। जिस दिन एयर हुआ था, हाँ, उस दिन हमारे जो नंबर्स थे, वेबसाइट विजिट्स हैड गॉन अप टू 11x। अच्छा, 11 गुना हो गए। 11 गुना हो गए ओवरनाइट। हाँ, मतलब एक बार नंबर्स भी बताओ एक्चुअल कितने हो रहे थे पहले? डेली साइनअप्स की अगर हम बात करें तो 1000 हो रहा था। ओके। वो 11000 पहुंच गया डे 1 पे। ओके। उसके बाद वो कम होकर आज स्टेबल है 5000। हमारी जो नए यूजर्स की बुकिंग थी, हम एवरी डे हम 300 बुकिंग कर रहे थे। 300 कस्टमर्स, न्यू पेड कस्टमर्स। वो आज 1100 के तकरीब पहुंच गया है। एंड हमारी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 75% कम हो गई है। अच्छा, पहले कितनी थी और अब? पहले अगर हम अपनी एक ब्रॉड ब्लेंडेड कैक मानते थे, वो मानते थे 500 रुपए, आज वो आ गई हमारी 100 रुपए। अच्छा, तो अब बेसिकली यू कैन स्पेंड मोर इन मार्केटिंग। ये जो वैल्यूएशन जो तुम्हें मिली वहां पे करीब 75 करोड़ की मिली एंड योर आस्क वाज 300 करोड़, राइट? तो तुम्हारे हिसाब से तो काफी कम हुई, राइट? तो इतनी कम वैल्यूएशन क्यों एक्सेप्ट करी? हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हमें एट एनी कॉस्ट शार्क्स को ऑन बोर्ड लेके आना है। 100% इक्विटी इज विद इन द कंपनी। तो 2% अगर हमारे पास से जाता है तो इतना मैटर नहीं करता, उसमें हमें जो एक्सपर्टीज मिलने वाली है शार्क से। तुम बेसिकली कह रहे हो कि एक्सपर्टीज के लिए तुमने थोड़ा सा उनको कट दिया। अगर हम जैसे जोमेटो की भी बात करें तो जब तक IPO नहीं आया था उसकी वैल्यूएशन 9x 10x पे हो रही थी ऑफ रेवेन्यू,
राइट। और जब आईपीओ आया तब तो 15-16x पे चली गई थी उसकी रेवेन्यू ऑफ द रेवेन्यू, राइट। और यहाँ पे हम बात करते हैं, जितने भी शार्क्स बात कर रहे हैं 3x 4x, और तुम्हारे रेवेन्यू के हिसाब से मैं देखूं तो आई थिंक 1.5x है ना। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि शार्क्स का भी नजरिया गलत नहीं होता। उन्हें पता है कि आज हम उस जगह बैठे हैं जहां हम वो वैल्यू डिमांड कर सकते हैं और हम आगे चल के वो वैल्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और बताओ कि ये जितने भी शार्क्स ने इन्वेस्ट किया, ऑलरेडी तुम उनके टच में हो, उनकी कुछ एक्सपर्टीज अभी तक मिली है, नहीं मिली है? When we talk about अमन, वो आकांक्षा के रेगुलर टच में रहते हैं। इवन द डे जब हमारा एपिसोड एयर हुआ था, उन्होंने मैसेज करके पूछा हाउ इज द ट्रैफिक, हाउ इज द जोश। वी टॉक अबाउट रितेश, तो उनके टीम मेंबर्स हमारे टच में कंटिन्यूअस हैं। पीयूष की टीम से भी लोग हमारे टच में हैं कि आप अपना वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा, आप ये प्रिकॉशन लो। तो पीपल फ्रॉम देयर टीम आर रेगुलर इन टच विद अस। इफ वी हैव टू रीच आउट टू देम डायरेक्टली, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट यस, डायरेक्ट कनेक्शन इज ओनली विद अमन। ओके, और अभी तक कोई शार्क ड्रॉप तो नहीं हुआ है? मतलब नवंबर में एपिसोड शूट हुआ था फॉर एग्जांपल, आपका एयर हुआ जनवरी में, राइट? उसके बाद ट्रैफिक ऑफ कोर्स बढ़ा है, तो अभी तक कोई शार्क ड्रॉप तो नहीं हुआ है? और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कैसा है, वो हो चुका है कंप्लीट या अभी भी चल रहा है? नहीं, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस तो जब हम शार्क टैंक की पिच दे के आए थे, उसके आई बिलीव एक हफ्ते बाद शुरू हो गया था, राइट। बट उसको प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो हमारा वो प्रोसेस अभी चल रहा है जिसमें ड्यू डिलिजेंस हो रही है। और मेरे ख्याल से ड्रॉप तो कोई नहीं होगा। शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ था, उसके विद इन अ वीक मेरे पास 2 अलग अलग इन्वेस्टर्स की भी कॉल आई है, वीसी कॉल्स आई हैं। तो वी आर इन टॉक्स विद देम आल्सो अलोंग विद द शार्क्स। ओके, और ये इनफैक्ट मैंने थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कहीं पढ़ी हैं, 1-2 वीडियोस में भी देखा है कि ये जो लोगों को फंडिंग अनाउंस होती है वो पूरी फंडिंग नहीं भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है तो उसका एक ही रीजन होता है कि जो पिचर्स हैं, उन्होंने जब वो टैंक पे जाते हैं तो उन्होंने अपने जो नंबर्स हैं वो गलत डिस्क्लोज किए होते हैं टैंक पर, और जब ड्यू डिलिजेंस होती है तो नंबर अलग पाए जाते हैं। ये प्रॉब्लम शायद ही कम नहीं, मैंने 1-2 ऐसे भी रील्स देखे जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए भी ड्रॉप कर जाते हैं कई बार कि जब उन्हें ट्रैफिक अच्छा नहीं दिख रहा होता है। अगर ट्रैफिक में कुछ खास जंप देखने के लिए नहीं मिला तो उसकी वजह से बैकआउट हो गए, ऐसा कभी कुछ सुनने को मिला? बिकॉज यू आर इन टच विद अ लॉट ऑफ शार्क टैंक पार्टिसिपेंट्स। नहीं, मेरी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया जहाँ किसी ने ये बोला हो कि शार्क ड्रॉप हो गया। हाँ, बट ये जरूर है कि डील्स कुछ लोगों ने वापस रीनेगोशिएट करी थी शार्क से। तो ऑन हायर साइड या लोअर साइड वैल्यूएशन? हायर साइड। वैल्यूएशन हायर साइड पे नेगोशिएट की। हाँ, जब नंबर्स बढ़ गए। शार्क टैंक इज द बिगेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ D2C ब्रांड। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा अभी आज की डेट में? फॉर समबडी हु रियली वांट टू उस पे कैपिटलाइज करना जानता हो। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो शार्क टैंक के बाद बर्बाद भी हुए हैं। अच्छा, लेट्स से आपने शार्क टैंक पे तो हो आए, आपने वेबसाइट को अपना उस नंबर को ग्रो नहीं कर पाए, या वेबसाइट पे आपने बैंडविड्थ उतनी नहीं बढ़ाई और आपके कस्टमर्स आए और आपकी कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स कि बट एटलीस्ट इट्स अ वेरी बिग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अब उसको आप लेवरेज कैसे करते हो, ऑफ कोर्स वो तो ब्रांड पे डिपेंड करता है। वेरी बिग। जब शार्क टैंक की पिच एयर होती है उसके बाद मीम्स बनने लग जाते हैं। देयर वाज वन मीम दैट गॉट वायरल अबाउट मी कि दामाद हो तो ऐसा हो, सन इन लॉ हो तो ऐसा हो। सो आई वाज लाइक कि यार ऐसी भी चीजें वायरल हो रही हैं। आकांक्षा के ऊपर देयर वाज वन रील कॉल्ड दीदी की स्माइल दैट गॉट 2 मिलियन व्यूज ओवरनाइट। 2 मिलियन? हाँ। तो हमारे ऊपर अब तक जितनी रील्स बनी हो तो इट हैज क्यूमुलेटिव रीच ऑफ 15 मिलियन ऑल टुगेदर। तो वो जो इफेक्ट है ना, वो आप सेलिब्रिटी को ऑनबोर्ड करके भी नहीं लेके आ सकते। हाँ, बट आई थिंक एक चीज अच्छी है आप लोगों के साथ कि ऐप रेटिंग मैंने देखी थी कि 4.6 की है और बहुत सारे रिव्यूज हैं। तो ये इसका क्या मैजिक है बॉस? ये सीक्रेट सॉस क्या है इसकी? अमन ने भी पूछा था कि आपकी सीक्रेट सॉस क्या है। आई वुड अगेन से कि हमारा जो कस्टमर रिटेंशन है वो इज बिकॉज ऑफ अवर प्रोफेशनल्स। नहीं, बट इसके अलावा भी कुछ होगा ना, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं क्या? जैसे कोई भी ब्यूटिशियन जाती है, वो सर्विस देती है, तो इमीडिएटली कस्टमर को अगर अच्छा लगा तो उनको प्रॉम्प्ट करा कि भाई कैन यू रेट अस? प्रोफेशनल्स अपने लेवल पे उन्हें बोलते हैं कि मैम क्या आप रेट कर सकते हो, बट आई बिलीव कि अगर किसी का एक्सपीरियंस 1 स्टार है तो वो 4 स्टार तो कभी नहीं करेगा। करेक्ट राइट। तो वो जो भी वहाँ आप रिव्यूज देख रहे हो दैट इज प्योर ऑर्गेनिक एंड हम लोगों का फोकस ही वही है। तो हम लोग उसको डीपली एक स्मॉलेस्ट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे साथ सबसे बड़ी एक चैलेंज था कि हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स
टाइम पे नहीं पहुंचते थे, राइट, उसकी वजह से हमारी रेटिंग खराब होती थी। ओके, तो हमने अपने सिस्टम में बदलाव लाया। मैंने अपने प्रोफेशनल्स को बोल रखा है कि इफ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट। ओके, सो यू हैव टू रीच बिफोर टाइम। यू हैव टू रीच बिफोर टाइम, मतलब अगर 10 बजे की बुकिंग है, यू हैव टू रीच 5 मिनट्स बिफोर दैट। तो हम कंटिन्यूअसली अपना कस्टमर एक्सपीरियंस एनहेंस करने में लगे रहते हैं। ओके, सो ये जो ब्यूटिशियंस हैं या एम्प्लॉइज हैं, इनको रिटेन कैसे करते हो? उसकी क्या सीक्रेट सॉस है? प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हम किसी प्रोफेशनल से हम 25% कमीशन लेते हैं, फिर 20% एंड लेटर डाउन द लाइन 15% फ्रॉम गोल्ड प्रोफेशनल्स। और इस प्रोग्राम को हम थोड़ा और एनहेंस करने वाले हैं एंड वी वांटेड टू कम टू अ स्टेज जहां हम ये कमीशन 0 कर दें। ओके, सो मतलब जो हाईएस्ट लेवल पे है, जो प्लैटिनम पार्टनर में भी हम उनकी फैमिली के साथ डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, जो गोल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी एक सेरेमनी करते हैं। हम लोग उन्हें अपनी एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। अगर उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आदित्य आधी रात को उनके घर चला जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई। ओके, सो ये एक तो हो गए ब्यूटिशियन पार्टनर्स, और दूसरी साइड पे अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें तो उनको कैसे रिटेन करते हो? या कोई ईसॉप पॉलिसी भी है, स्टॉक ऑप्शन पॉलिसी अगर है तो? हमारे ईसॉप पॉलिसी है। So far we have earmarked 6% for ESOPs. Okay. हम लोगों ने एक चीज जो देखी कि हमारे साथ जो बंदे जुड़े हुए थे सिंस इंसेप्शन, तो वो अभी तक जुड़े हुए हैं। उसका रीजन ESOPs तो अभी तक किसी के तो मैच्योर हुए नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि जो आप कल्चर क्रिएट कर रहे हो कंपनी के अंदर। हमारा जो कल्चर है दैट इज वेरी फ्रेंडली। अब एक चीज थोड़ा सा एक बार और गियर शिफ्ट करेंगे। अब बिजनेस की बातें हो गई, अब थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस में आएंगे। तो क्या कोई गोल बनाया हुआ है अपने लिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, या इतना मेरे बैंक अकाउंट में हो, या इतने के मेरे नेटवर्थ हो एटलीस्ट? और दूसरा कि क्या कंपनी के लिए भी ऐसा कोई नंबर का गोल है? टू बी वेरी फ्रैंक, मनी गोल तो ऐसा सच मेरा कुछ नहीं है, बिकॉज पैसा तो जितना भी आ जाए कम है। मनी इज ओनली वन फॉर्म ऑफ वेल्थ। बहुत अलग फॉर्म्स भी हैं वेल्थ की, जैसे कि गुड हेल्थ, गुड रिलेशंस, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज। करेक्ट। कंपनी के लिए मेरा जो गोल है कि अभी हम एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बने हैं। आई वॉन्टेड टू बी अ पॉजिटिव कैश फ्लो स्टार्टअप, जो हमारे जो कैश फ्लोज आए वो इतने पॉजिटिव आए कि अगर हमें एक्सपेंशन करना हो तो वी डोंट हैव टू गो टू द बैंक्स फॉर लोन्स एंड ऑल दैट। तो कोई नंबर है उसका जिस पे ये चीज हो जाएगी पॉसिबल? अगर आप मुझसे नंबर पूछो तो मैं टॉप लाइन लेके चलता हूँ, अपनी टॉप लाइन रेवेन्यू से 10%। तो वी आर लुकिंग कि आज से 3 साल बाद हमारा 50 करोड़ रुपए साल का मंथली ईयरली बिट्टा होगा, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर अस, यू नो, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम। आज हम 2,500 लोगों को एम्पावर कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल्स को। मेरा ये मानना है आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद ये नंबर 25,000 होगा और फिर 2.5 लाख भी होगा। सो अगर जो मंथली इनकम आती है तुम्हारी, पर्सनल मंथली इनकम, ठीक है, चाहे सैलरी के फॉर्म में आ रही है, कोई पैसिव इनकम आ रही है, वट एवर इट इज, तो उसका कितना % सेव कर लेते हो? मैं देखो रियलिटी बताऊं तो सेविंग में तो विश्वास नहीं रखता। अच्छा, सो यू आर अ स्पेंडर और सेवर? नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। आई बिलीव इन इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, करेक्ट। तो सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ। हाँ, राइट। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। 30% जो भी मेरी जितनी भी अर्निंग आती है उसमें 30% मैं खर्च करता हूँ एंड 70% मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सो जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो वो कहाँ करते हो? उसका कुछ अगर रफली वट एवर योर नेटवर्थ है, सपोज इट इज 100, तो वो कहाँ परसेंटेज वाइज एलोकेटेड है? एलोकेशन देखो तो 50% विल गो टू रियल एस्टेट। ओके। 30% वुड गो टू म्यूचुअल फंड्स। ओके। स्टॉक्स क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं खुद करता भी नहीं। एंड 10 to 15% would go to angel investments. Okay. And 5% are in FDs. अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब एफडी में काफी कम पैसा रखा हुआ है। मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करी वो बहुत लेट करी। आई बिलीव कि अब जिस हिसाब से सोशल मीडिया का एडवेंट हो चुका है, एक्सपोजर हो चुका है, देयर लॉट ऑफ एप्स कमिंग अप, आप अपनी जर्नी बहुत जल्द शुरू कर सकते हो। आप 17 साल की स्टेज पे अगर अपनी जर्नी शुरू करोगे तो बाय द टाइम यू रीच 40-50 साल आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। तो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली। थैंक यू। आई थिंक दैट वुड बी ऑल। और इतना खुल के बात करने के लिए मैंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।